अगर स्क्रीन पे दिख रहे इस कोड का जवाब आप 5 सेकंड में नहीं दे पाते हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एमसीक्यूज की एक सीरीज जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठना चाहते हैं। और आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो स्पेशली डिपेंडेंट है कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ाया था। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, और खास करके ये बीपीएससी टीआरई के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़े रहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना ये एमसीक्यू सीरीज स्पेशली बेस्ड ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ जो सी का कोड दिया गया है उसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे कोड है इसको देखना है, और इसके आउटपुट का जो कि ऑप्शंस पे यहाँ पे दिया गया हुआ है 4 ऑप्शंस, उनमें से सही ऑप्शंस को चुनना है। 5 सेकंड में हर क्वेश्चन के बाद आपको एक समय दूंगा, आप उस आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोड है इसमें इंट x इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 असाइन की गई, और इफ के अंदर x इक्वल 10 किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखेंगे जैसे ही यहाँ पे कि x इक्वल 10 यानी इफ के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, और जनरली हम लोग इफ में क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, या ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी जो स्टूडेंट्स इस चीज को समझ रहे हैं वो तुरंत ही इस बात को पे गौर करेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो गलत यूज हो रहा है इफ के अंदर। तो यहाँ पे आमतौर पे हम लोग क्या आंसर देंगे, कंपाइलेशन एरर, यानी ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। यही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं दिमाग में। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सी में इफ के अंदर इस तरीके से असाइनमेंट कंपाइलर एरर नहीं होता है, ये हमेशा ट्रू माना जाएगा, और इस केस में इफ के अंदर प्रोग्राम जाएगा और यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ सी प्रोग्रामिंग विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मूव the program control from one section to another without any condition। यानी सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम कंट्रोल को बिना किसी शर्त के, यानी बिना किसी कंडीशन के, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जाने के लिए किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसका यूज करते हैं। तो बिना किसी कंडीशन के अगर हमको जाना है, यानी हम जंप करना चाहते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, डायरेक्ट जंप, तो बिना किसी कंडीशन के हम यूज करते हैं गो टू स्टेटमेंट्स का। तो जंप हम जानते भी हैं कि गो टू इज अ जंप स्टेटमेंट। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए गो टू, कोई भी हम एक लेवल क्रिएट करते हैं, तो जैसे गो टू एल, तो प्रोग्राम यहाँ से डायरेक्ट एल सेक्शन पे जाएगा, ठीक है, सीधे ये एल पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा गो टू होगा, गो टू स्टेटमेंट, जो कि बिना किसी कंडीशन के जंप करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज द डैगलिंग एल्स प्रॉब्लम इन सी, यानी सी में डैगलिंग एल्स की समस्या क्या है। तो डैगलिंग एल्स, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स हो, यूज हो रहा हो। जैसे इस कोड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और इस इफ के अंदर में यहाँ पे यूज हो रहा है इफ वाई इज ग्रेटर देन 0, और फिर यहाँ पे एल्स का यूज किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट होता है कोडर्स के दिमाग में। हम लोग सोचते क्या है कि यहाँ पे जो एल्स यूज कर रहे हैं, हम इस आउटर इफ के लिए एल्स को यूज कर रहे हैं, बट ये एल्स किसके लिए बन रहा है, इस इफ के लिए बन रहा है, इस इफ का एल्स ये नहीं है। इसी तरीके का जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, हम कई सारे इफ को यूज करते हैं और हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम किस इफ का एल्स यूज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये एल्स किसके लिए होगा, तो ये एल्स इस इफ के लिए होगा, इनर इफ के लिए होगा। ये आउटर इफ का ये बॉडी है, और इस आउटर इफ के बॉडी में ये सारा जा रहा है,
और ये इनर इफ का बॉडी है। तो इनर इफ के लिए यहाँ पे ये हमारा इनर इफ है, इस इनर इफ का ये पार्ट हुआ, ये हमारा आउटर इफ यहाँ तक जा रहा है। तो ये डैगलिंग समस्या है या डैगलिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है, जो कि कोई कंपाइलेशन एरर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए एक एम्बिग्यूटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी जो नीचे कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो कोड यहाँ पे दिया गया हुआ है, यहाँ पे a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन 0 और प्लस प्लस b इज ग्रेटर देन 10। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है। आमतौर पे हम लोग यहाँ पे क्या आउटपुट देंगे, 11। हम देखेंगे कि प्लस प्लस b है, यानी ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है b के साथ, तो b की वैल्यू 10 से इंक्रीज करके 11 होगी। बट यहाँ पे b की वैल्यू 10 रहेगी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि जब हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन 0, अब ये कंडीशन ट्रू है, तो ये जैसे ही ट्रू होगा और में एक कंडीशन को देखा जाता है कि एक कंडीशन ट्रू है या नहीं। कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो पूरा कंडीशन ट्रू माना जाएगा। हम जानते हैं कि और में एक भी इनपुट ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू ही आना है। तो ये ट्रू हो गया, तो जैसे ही ये ट्रू होगा इस सेक्शन पे प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, सीधे वो यहां से एंटर कर जाएगा इफ के बॉडी में। तो इफ के बॉडी में जाएगा, ये पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, नॉट एग्जीक्यूट। तो ये जब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो b का वैल्यू 10 रह जाएगा, और हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा 10। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एन एल्स इफ लैडर टू चेक 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस। 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अपवर्जी स्थितियों की जांच करने के लिए एल्स इफ लैडर का सही सिंटैक्स इनमें से कौन सा है। तो एल्स इफ को हम यूज कर रहे हैं, तो एल्स इफ पहला ऑप्शन हमारा क्या है, इफ एल्स इफ, ये एक साथ लिखा हुआ है तो ये गलत है। यहां पे इफ एल्स, तो ये एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, और तो हमारा आंसर यहां पे बी होगा, तो ये हमारा सही आंसर है। बाकी यहां पे सी में इफ एल्स, इफ दिया हुआ है, इफ देन एल्स, ये भी नहीं होगा। What is the result of the expression inside the if statement? if -5, if statement के अंदर expressions का परिणाम क्या है। अगर if में हम -5 देते हैं, अगर हम अपने कोड में लिखते हैं if -5, तो क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट में कोई कंपाइलर एरर आएगा या ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा। तो यहां पे ये एग्जीक्यूट करेगा और ये कंडीशन ट्रू होगा। इफ में अगर हम कुछ भी रखते हैं, -5 रखें या हम इफ में 5 रखें या कोई भी वैल्यू जो 0 नहीं है, अगर हम इफ में देते हैं तो वो ट्रू माना जाता है, लेकिन अगर हम इफ में 0 रखेंगे तो वो फॉल्स माना जाएगा। तो ये कंपाइलेशन एरर भी नहीं है, और ये सही एक्सप्रेशन है, लेकिन -5 हमेशा ट्रू होगा, या कोई भी नंबर जो कि नॉन जीरो है ट्रू होगा। इन द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स लॉजिक यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स if a is greater than b and a is greater than c are both true which variable is printed। यानी कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स में हम नेस्टिंग कर रहे हैं, और नेस्टिंग में इफ एल्स में हमारा पहला कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b और दूसरा है a इज ग्रेटर देन c, और ये दोनों सही हैं, तो क्या आउटपुट आएगा। यानी इसको लिखा गया है इस तरीके से, a इज ग्रेटर देन b इफ a इज ग्रेटर देन c, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए, a इज द ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम अंदर एंटर करेगा ट्रू होने पे, और ये भी ट्रू है तो इस बॉडी में जाएगा,
और तब हमारे लिए ए सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ए जब बी से बड़ा है तो हम अंदर जाते हैं, हमारा कोड अंदर जाता है। देन अगर ए सी से भी बड़ा है तो फिर कोड इस इफ के बड़ी में जाएगा, तो ए विल बी द ग्रेटेस्ट। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ यू ओमिट कर्ली ब्रेसेस इन एन इफ स्टेटमेंट विथ 2 लाइन्स ऑफ कोड इंटेंडेड टू बी इन द इफ ब्लॉक। अगर आप इफ स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं जबकि उसमें 2 लाइन का कोड इफ ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए, तो क्या होगा? अगर हम इफ स्टेटमेंट देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी कंडीशन दिया गया और हम चाहते हैं कि इसमें 2 स्टेटमेंट्स हों, प्रिंटफ और यहाँ पे कुछ मैसेज दिया गया और फिर दूसरा स्टेटमेंट भी दिया गया, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा गया, तो क्या होगा? तो ऐसे में किसी तरह का कोई एरर नहीं है, ये कोड बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये इस इफ का हिस्सा नहीं है, तो ये इस इफ का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा इफ के लिए, ये वाला लाइन, ये वाला इफ के आउटर लाइन माना जाएगा, क्योंकि जब हम कर्ली ब्रेस नहीं लगाते हैं तो सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट उस इफ का बॉडी बनता है, और उस इफ का अगर हमको 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट्स को बॉडी में रखना है तो हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम कर्ली ब्रेस का यूज कर दें तो ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ का पार्ट माना जाएगा, लेकिन अगर हमें कर्ली ब्रेस नहीं देते हैं तो सिर्फ एक लाइन इफ का पार्ट माना जाएगा। नाउ which operator is typically used inside an if condition to check for exact equality? if कंडीशन के अंदर एग्जैक्ट इक्वलिटी के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? तो ये है नॉट इक्वल टू, तो ये नहीं होगा। ये ट्रिपल, ये तो लॉजिक बिल्कुल गलत है। तो हम 2 बार इक्वल साइन जब देते हैं तो ये इक्वलिटी का ऑपरेटर सिंबल होता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। अब हमारे पास फिर एक कोड है। अब इस कोड में पूछा जा रहा है कि आउटपुट क्या हो। यहाँ पे n इक्वल टू 5 है इफ n इज ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम इस एल्स में जाएंगे। इस एल्स के साथ फिर एक कंडीशन है, इफ n इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हम इस इफ के बॉडी में जाएंगे, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा बी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो कि स्पेशली बेस्ड थे कंट्रोल स्टेटमेंट पे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप रिविजन्स करते रहेंगे और इनके कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंट्रोल स्टेटमेंट से 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस आने ही आने। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।